Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Coaching. Guys, next question is the Ganga's Pump Company uses about 75,000 valves per year and the usage is fairly constant at 6,250 valves per month. The valve cost is rupees 1.50 per unit when bought in quantity and the carrying cost is estimated to be 20% of the average inventory investment on annual basis. The cost to place an order एंड प्रोसेस द डिलीवरी इज़ ₹18। तो आपको ये पर यूनिट कॉस्ट गिवन है 1.50, कैरिंग कॉस्ट है 20% और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 18। ठीक है जी। अब इस बेस पे ये हमें एनुअल कंजम्पशन दी हुई है 75,000। तो क्योंकि अभी हमारा ये EOQ का टॉपिक चल रहा है उसके बेस पे हम इसका EOQ निकाल लेंगे इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके। सो अप्लाइंग दिस इंफॉर्मेशन EOQ कम्स आउट टू बी, ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम पुट करेंगे 20% है कैरिंग कॉस्ट, वो हमने करना है यूनिट कॉस्ट का, तो ये हमारा आ जाएगा 3000 वॉल्व। यहाँ पे हमें कंजम्पशन भी पर एनम गिवन है और जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी पर एनम ही गिवन है। तो यहाँ से आ जाएगी EOQ कितना है 3000 वॉल्व्स। It takes 45 days to receive delivery from the date of order and a safety stock of 3 to 50 valve is desired. Safety stock क्या होता है? मिनिमम स्टॉक, कि वो इतना स्टॉक अपने पास रखना चाहते हैं। ये मिनिमम लेवल आपको गिवन है 3 to 50 उन्होंने अपने पास मेंटेन करना है और जब भी वो एक ऑर्डर करेंगे इस ऑर्डर को रिसीव करने में 45 डेज लग जाएंगे। तो ये हमारा है टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी, वो अभी हमने कर ली। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर के लिए अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ ऑर्डर पॉइंट, मतलब रीऑर्डर लेवल हमने फाइंड आउट करना है कि कब नया ऑर्डर किया जाए। और थर्ड में है कि EOQ फाइंड आउट करना है जब हमारी वॉल्व कॉस्ट, अब पहले पार्ट में हमने वॉल्व कॉस्ट ली थी 1.50, लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि आपने वॉल्व कॉस्ट लेनी है 4.50 1.5 की जगह पे। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये हमने ए पार्ट का EOQ निकाल लिया जिसमें हमने जो कैरिंग कॉस्ट थी वो 1.50 यूनिट कॉस्ट के बेस पे ली है। अब इसमें ही उन्होंने हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर आप चाहो तो डेज़ में भी निकाल सकते हो, मंथ में भी निकाल सकते हो। अगर आप डेज़ में निकालते हो तो आप ऊपर लोगे 365 डेज़, और अगर आप लेते हो मंथ्स में तो आपने ऊपर लेना है 12 मंथ्स। ठीक है जी। तो इसमें आप ऐसे करो, इसका फॉर्मूला पहले लिख लो, डेज इन अ ईयर अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर या इन अ ईयर। अगर आप मंथ में निकालना चाहते हो तो ऊपर लोगे मंथ इन अ ईयर अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। तो अब हम डेज़ में निकालने लगे हैं, ऊपर हम लेंगे 365 डेज़ और नीचे अब हमने कैलकुलेट करने हैं पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूरे साल में, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे? जितनी एनुअल कंजम्पशन है, ये फॉर्मूला हमने आगे किया हुआ, जितनी एनुअल कंजम्पशन हुई उसको आपने एक बार में आप कितना मंगवाते हो। अभी हम EOQ के अकॉर्डिंग, कंपनी अगर आपको कुछ ना दिया हो तो इसका मतलब हम EOQ के अकॉर्डिंग मंगवा रहे हैं। तो EOQ के अकॉर्डिंग आप देख लो कि भी आप की क्या आ रही है, मतलब एक बार में आप कितना मंगवाते हो। तो अब इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल कंजम्पशन है 75,000, एक बार में आप मंगवा रहे हो 3000, तो आपको साल में ऑर्डर करने पड़ेंगे 25। तो वहाँ से अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगी
हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई क्या करना है, ऊपर लेने हैं, ऊपर हमने लेने हैं डेज और नीचे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और ये दोनों ही चीज़ें इन ईयर वाली लेनी है। तो इसको पुट करेंगे 365/25 एंड इट कम्स आउट टू बी 14.6 डेज। अब आंसर डेज में आएगा, अगर ऊपर महीने लोगे तो आंसर मंथ्स में आएगा। नाउ बी पार्ट इज दे हैव सेट टू कैलकुलेट ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट मतलब री ऑर्डर लेवल। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये हमने कल भी किया था, जिसमें पुरानी वीडियो में आपको ऑर्डरिंग पॉइंट का ये फार्मूला लिखवाया था कि भी मिनिमम स्टॉक प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम पीरियड। अब मिनिमम स्टॉक यहाँ पे क्या है, सेफ्टी स्टॉक, तो वो हमें गिवन है 3250 और कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम पीरियड। अब लीड टाइम है 45 डेज। अब पहले हमें एक दिन की कंजम्पशन देखनी पड़ेगी। तो 1 डे कंजम्पशन आप कैसे निकाल सकते हो, 1 डे कंजम्पशन के लिए अच्छा, इस क्वेश्चन में अभी हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। इस क्वेश्चन में एक आपको एडिशनल लाइन गिवन है। इसमें उन्होंने लिखा है कि भी यूजेज इज फेयरली कांस्टेंट एट 6250 वॉल्स पर मंथ, 6250 वॉल्स पर मंथ। तो अगर अब इस इंफॉर्मेशन को अब हम यूज़ करेंगे कि आप 1 डे की चाहे ना निकाल लो, अगर ये इंफॉर्मेशन ना होती फिर हमने 1 डे की निकालनी थी। लेकिन अब हम कैसे करेंगे कि भी इसमें हमने जब कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम पीरियड करनी, हम कैसे लेंगे कि 6250 है महीने की, मतलब 30 डेज़ की, तो 45 डेज़ की कितनी होएगी, ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर ये 30 डेज़ के पीछे है तो 45 डेज़ के पीछे कितनी बनती है। एंड इट कम्स आउट टू बी 3250 प्लस 9375, तो ये आ जाएगा 12,625 वॉल्स। ये आ जाएगा ऑर्डरिंग पॉइंट। नेक्स्ट है सी पार्ट, थर्ड पार्ट। इसमें ये भी बहुत इजी है, उन्होंने बस EOQ कैलकुलेट करने को बोला है और EOQ का फॉर्मूला लगाइए 2CO/I। इसमें बस फिल कर दो आइटम्स 275,018। I कितना करोगे, 20% ऑफ 4.50, तो ये आ जाएगा 1732 वॉट्स। बस इसमें हमने कैरिंग कॉस्ट पहले हम 1.50 के ऊपर निकाल रहे थे, अब वो 4.50 के ऊपर हो जाएगी। सो दिस वाज द क्वेश्चन। Now next question is, your factory buys and uses a component for production at ₹10 per piece. Annual requirement is 2000 numbers. Carrying cost of inventory is 10% और ordering cost है 40 per order. अब जो परचेज मैनेजर है वो आर्ग्यू कर रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट उन्हें बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उन्हें अब एक ही सिंगल ऑर्डर में सारा माल मंगवा लेना चाहिए। ही ऑल्सो सेज कि अगर हम
2000 पीस एक बार में मंगवाएंगे। देखो उनकी एनुअल कंजम्पशन है 2000, तो वो कह रहा है कि सारे एक ही बार में मंगवा लो, सिंगल ऑर्डर प्लेस करो। और अगर हम एक ही बार में सारा मंगवा लेंगे तो सप्लायर भी 3% डिस्काउंट देगा। तो अब आपने इवैल्यूएट करना है कि क्या ये प्रपोजल कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो इसका भी ऑब्वियस है कि अब आप किसके साथ कंपैरिजन करोगे, ईओक्यू के साथ, क्योंकि एज अ नेम सजेस्ट ईओक्यू क्या है, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें कंपनी को मंगवाना सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल रहता है। लेकिन जब डिस्काउंट पॉलिसी का क्वेश्चन आ जाता है तब आपने ऐसे ही कंपेयर करके देखना है कि ईओक्यू पे कॉस्ट कम पड़ती है कि उनको डिस्काउंट अवेल करने पे कॉस्ट कम पड़ेगी। जब ईओक्यू के अकॉर्डिंग मंगवाओगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप दूसरी पॉलिसी को, डिस्काउंट पॉलिसी को अवेल करते हो तब आपकी कॉस्ट कम भी आ सकती है। तो दोनों ऑप्शंस में आपने कॉस्ट को कैलकुलेट करके कंपेयर करना है। तो 2000 एनुअल रिक्वायरमेंट है, 40 की ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ रही है, पर यूनिट कॉस्ट है 10 और कैरिंग कॉस्ट गिवन है 10%। तो इसके अकॉर्डिंगली ईओक्यू आपका निकल आएगा 400 यूनिट। अब अगर कंपनी ईओक्यू के अकॉर्डिंग पॉलिसी फॉलो करती है तो देखो मटेरियल कॉस्ट तो आपको क्या पड़ेगी, एनुअली आपने कंज्यूम करने हैं 2000 यूनिट, एक यूनिट आता है 10 रुपीज़ का, तो मटेरियल कॉस्ट होगी 20,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है। ठीक है जी, ऑर्डर कॉस्ट के ऊपर। अब जैसे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पहले हम निकाल लेंगे, वो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं बहुत बार हर वीडियो में बता चुकी हूँ। जितनी आपकी एनुअल कंजम्पशन है उसको आप एक बार में कितने यूनिट्स मंगवा रहे हो। देखो अभी कंपनी ईओक्यू पॉलिसी फॉलो कर रही है तो वो एक बार में मंगवा रही है 400 यूनिट्स। तो 400 यूनिट के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5। तो 5 इंटू ऑर्डर कॉस्ट है, एक ऑर्डर की कॉस्ट है 40, ये आ जाएगा 200। और अब हमने निकालनी है कैरिंग कॉस्ट। वो कैसे निकाल लोगे, हाफ, एक बार में मंगवा रहे हो 400, एक यूनिट की कॉस्ट है 10 और कैरिंग कॉस्ट है 10%, तो ये आपकी आ जाएगी 200। देखो फिर अगेन ईओक्यू पे आके दोनों सेम हो गए। अब उसके बाद आ गई कॉस्ट ऑफ सिंगल ऑर्डर। इसमें अब मटेरियल कॉस्ट में आपको 3% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपने 20,000 का 3% उसमें से माइनस करना है, तो कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 19,400। उसके बाद एक सिंगल ऑर्डर है, एक ही ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 40, तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 40। और जब कैरिंग कॉस्ट निकाल लोगे, एक बार में आप मंगवा रहे हो 2000 यूनिट, एक यूनिट आपको पड़ता है, अब आपने डिस्काउंट के अकॉर्डिंगली प्राइस लेना है। जैसे अगर एक यूनिट था 10 रुपये का और उसके ऊपर 0.3% आपको डिस्काउंट मिल गया, तो अब वो यूनिट आपको पड़ा 9.7 का, तो यहाँ पे आपने लेना है 9.7 का 10%। सो दिस कम्स आउट टू बी 970। सो यहाँ पे आके अब हमने तीनों टोटल कॉस्ट को टोटल कर देना है। तो अगर कंपनी ईओक्यू के अकॉर्डिंग मंगवाती है तो उनको कॉस्ट पड़ती है 20,400, और अगर वो डिस्काउंट पॉलिसी के अंडर मंगवाते हैं तो उन्हें पड़ती है 20,410। तो ऑब्वियसली जो डिस्काउंट पॉलिसी है उसमें अभी भी आपको 10 रुपये ज़्यादा पड़ रहे हैं। ठीक है जी, और सो बेटर है कि कंपनी ईओक्यू के अकॉर्डिंग ही मंगवाए। इसमें उन्हें एक बार में सारा माल नहीं मिलेगा, उन्हें 5 ऑर्डर करने पड़ेंगे, 5 ऑर्डर्स उन्हें प्लेस करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे आपके उनको कॉस्ट भी कम पड़ेगी। So next 20th question is calculate EOQ and number of orders to be placed and total cost of EOQ
बाय अप्लाइंग फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एनुअल कंजम्पशन है 60,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट पड़ रही है 600, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट पड़ रही है ₹1, कॉस्ट ऑफ डिटोरिएशन टैक्सेस इंश्योरेंस है ₹1। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि अगर कंपनी इस मटेरियल में पैसा ब्लॉक ना करके, देखो मटेरियल बाय करेगी, उसे संभाल के रखेगी, तो वो पैसा एक तरह से उनका ब्लॉक हो गया, कब जाके बिकेगा, कब जाके प्रोडक्शन होएगी। और यही पैसा अगर कहीं वो इन्वेस्ट कर देते तो वहाँ पे वो ₹1 पर यूनिट अर्न कर सकते थे। तो ये यूनिट्स के हिसाब से उन्होंने पहले ही आपको पर यूनिट करके दिया हुआ है। तो उसके बाद इंश्योरेंस भी आपको करवानी पड़ती है, सुपरविज़न जिस जगह पे उस माल को रखोगे आपको वहाँ की सुपरविज़न करवानी पड़ेगी, टैक्स पड़ेंगे, ख़राब होने का डर है। तो ये सारा क्या, इनको हम क्या मानते हैं, कॉस्ट ऑफ कैरिंग। आपने कॉस्ट को रखा, स्टॉक को अपने पास रखा, तो आपको उस स्टॉक को संभालने का जो खर्चा पड़ रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दिस वन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिटोरिएशन टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इन दोनों को ऐड करके हमारी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ कैरिंग, जो कि पहले ही इन्होंने हमें पर यूनिट दी हुई है। और एनुअल कंजम्पशन है 60,000 और पर ऑर्डर कॉस्ट है 600। इसको अप्लाई करके हम EOQ निकाल लेंगे, वहाँ से आ जाएंगे नंबर ऑफ़ ऑर्डर, और फिर हमने EOQ का फॉर्मूला लगा के टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। तो EOQ बन जाएगा एनुअल कंजम्पशन है 60,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 600, कैरिंग कॉस्ट आ गई ₹2, तो यहाँ से ये आ जाएगी 6,000 यूनिट्स। अब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। जितनी उनकी एनुअल कंजम्पशन है उसको आप EOQ के साथ डिवाइड करो, नंबर ऑफ़ ऑर्डर आ गए 10 ऑर्डर्स, और फिर यहाँ से आपने कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट। और जो टोटल कॉस्ट है वो अब कैलकुलेट करने के लिए इस बार में हमने मटेरियल कॉस्ट नहीं ली। क्यों नहीं मटेरियल कॉस्ट ली? क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं भी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं है, इसीलिए मैं सीधा ही क्या ले रही हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? जितने आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई पर ऑर्डर कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट आएगी जो हाफ जितने आप यूनिट्स एक बार में मंगवा रहे हो, मल्टीप्लाई जो भी आपको पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है, मल्टीप्लाई जो वो कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज होती है। अब देखो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं 10, एक ऑर्डर की कॉस्ट है, हमने किया है 600, और अगर हम देखें कैरिंग कॉस्ट तो हमें एक बार के ऑर्डर्स तो पता लग गई EOQ से कि 6,000, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट हमें पता ही नहीं है। तो अब हम फिर सीधा ही क्या लेंगे, हाफ मल्टीप्लाई ये जो हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 2, और यूनिट्स ले लो 6,000, ना ही हमें परसेंटेज पता है, तो आपको पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट गिवन है 2, बस आप उसे उठा लो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 12,000। सो दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट। 21st question is, a manufacturer has to supply to his customer 600 unit of his product per year. Storage is not allowed. Inventory carrying cost है 0.6 per unit per year and setup cost per run. अब यहाँ पे जो setup cost per run है यही आपकी ordering cost है, तो ये ₹80 है। अब EOQ पता करना है, मिनिमम एवरेज ईयरली कॉस्ट पता करनी है, जो कॉस्ट है वो एवरेज पता करनी है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पर ईयर पता करने हैं, एंड ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सप्लाई पर ऑर्डर
हमने निकालना है। ये जो क्वेश्चन है अब ये मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उसने सप्लाई करना है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वर्डिंग चेंज हो गई। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट थी वो सेटअप कॉस्ट बन गई, और बाकी क्वेश्चंस में भी कुछ उन्होंने टर्म्स यूज़ कर ली हैं, जैसे ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सप्लाई पर ऑप्टिमम ऑर्डर। तो सबसे पहले EOQ कैलकुलेट करेंगे। 2CO अपॉन I, इसमें फिल करेंगे। C है 600 यूनिट और ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लेंगे 80, कैरिंग कॉस्ट है 0.60 पर यूनिट पर एनम, तो ये आ जाएगा 400 यूनिट्स। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अभी सेकंड पार्ट का जो आंसर है इसमें हमने लेना है मिनिमम एवरेज ईयरली कॉस्ट। मिनिमम एवरेज ईयरली कॉस्ट। अब ये कैसे निकालेंगे? जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे पहले तो कैरिंग कॉस्ट के साथ। जो भी आपकी मतलब देखो कॉस्ट तो दो चीज़ों का ही टोटल होता है, एक तो होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, मिनिमम एवरेज ईयरली में हमने एक ऑर्डरिंग और दूसरी लेनी है कैरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कैसे लोगे? एनुअल कंजम्पशन है 600 और देखो पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे लोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई कॉस्ट पर ऑर्डर। और अगर मैं अब निकाल लूँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो पूरे साल की एनुअल कंजम्पशन है 600, एक बार में मंगवा रहे हैं 400, तो ये आ रहे हैं 1.5। अब 1.5 ऑर्डर तो होएगा नहीं, 1.5 एक पूरा और दूसरा आधा, ऐसे तो होएगा ही नहीं, या एक होएगा या 2 होएंगे। तो अब इस केस में कितने बन गए? 2 ऑर्डर्स। तो अब यहाँ पे फिल करेंगे 2 ऑर्डर्स और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 80। अब आ गई कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट हम कैसे लेंगे? एक बार में वो पहले तो हाफ, एक बार में मंगवा रहे हैं 400 यूनिट और फिर कैरिंग कॉस्ट आप उठा लो सीधा कितनी? 0.60। परसेंटेज नहीं है, पर यूनिट कॉस्ट हमें नहीं पता, तो सीधा ही आप 0.60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगी 120। अब इन दोनों को 160 को एंड 120 को जब ऐड करेंगे तो आपकी जो एवरेज ईयरली कॉस्ट है वो आ जाएगी ₹280। ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वो भी अभी मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। वो कितने आ गए? 2 ऑर्डर्स। एंड फोर्थ पॉइंट में है ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सप्लाई पर ऑप्टिमम ऑर्डर। ये अब आपने कैसे निकालना है? ये एक तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर है और उसमें आपको फॉर्मूले में मैंने पीछे बताया है कि अगर आप डेज़ में निकालोगे तो ऊपर 365 डेज़, और अगर आप मंथ में निकालोगे तो आप ऊपर 12 मंथ लोगे। अब क्योंकि आपकी बुक में आंसर मंथ्स में दिया है तो आई एम टेकिंग 12 मंथ्स, और नीचे आपने लेने हैं पहले ये 12 मंथ हो गए ईयर में एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। अब देखा जाए हमने तो ऑर्डर्स निकाले हैं 2, लेकिन अगर आपने एक्यूरेट आंसर निकालना है तो फिर आपको कैसे लेना पड़ेगा? हमने देखो 2 कैसे लिया है कि भी
600 को 400 से किया वो 1.5 आता है, जिसको राउंड ऑफ करके 2 ले लिया। तो यहाँ पे आपने एक्यूरेट लेना है 1.5, तभी आपका बुक का आंसर मैच करेगा। 8 months। सो दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन दिस वे। कोई हमने नया फॉर्मूला नहीं लगाया, सारा कुछ पुराना ही किया है, बस क्वेश्चन में थोड़ी वर्डिंग चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे अब सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन गिवन था। सो दिस वाज होल फॉर द डे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।